हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने oogenesis के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे समझने से पहले मैं आपको चैप्टर 1 का एक टॉपिक वापस बताना चाहता हूं जो कि था रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो मैमल्स जो होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में साइक्लिक चेंजेज होते हैं और इन साइक्लिक चेंजेज को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स दो तरह के होते हैं, एक एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हर मंथ कंटिन्यूअस चलता रहता है, जबकि एस्ट्रस साइकिल एक सीजनल साइकिल है जो एक पर्टिकुलर सीजन पे चलता है। ठीक है, और ये दोनों ही जो साइकिल्स होते हैं वो उस फीमेल को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मैमल्स में, प्राइमेट्स में होता है। सिर्फ प्राइमेट्स मैमल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और उसमें कौन कौन आते हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो फीमेल प्राइमेट्स में हो, जिसमें कौन कौन आते हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। जो उस फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे अपन कहते हैं मिनार्क या मिनार्की, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे कहते हैं मीनोपोज। मिनार्की जो है वो कब आता है, प्यूबर्टी के समय, और मीनोपोज अराउंड द एज ऑफ 50। कोई फिक्स एज नहीं है पर लगभग 50 की एज के आसपास जो होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिसे क्या कहते हैं, मीनोपोज। मिनार्क टू मीनोपोज इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल। अब देखो, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज तक का, जिसे अपन क्या कहेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर उसके बाद से लेकर डेथ तक पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो ह्यूमन फीमेल है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज कहां से कहां तक होगी, उसकी रिप्रोडक्टिव फेज कहां से कहां तक होगी, मिनार्क से स्टार्ट होगी और मीनोपोज तक चलेगी। ठीक है, एवरेज इंटरफेल कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वैसे स्टैंडर्ड 28-29 डेज के हिसाब से समझाया जाता है, लेकिन कुछ डेज ऊपर नीचे हो सकता है। ओव्यूलेशन जो है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच साइकिल, की ओव्यूलेशन होता है मतलब उस साइट रिलीज होता है, ओवम तो होगा नहीं, उस साइट रिलीज होगा मिडल ऑफ साइकिल में। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको 28-29 दे तब तो कोई बात नहीं, मिडल साइकिल 14-15 आप चूज करेंगे तो सही है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे बड़ा सा एज दे दे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जैसे कि 30 डेज, 35 डेज, 32 डेज, और आपसे पूछे कि जो होगा ओव्यूलेशन किस डे पे होगा, तो आपको क्या करना है कि जो टोटल डेज दे रखे हैं उसमें से 14 माइनस कर देना है। जैसे आपको कह दे कि 34 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो बताओ ओव्यूलेशन कौन से डे पर होगा, तो 34 में से आपको 14 माइनस कर देना है। 34 में से 14 माइनस करेंगे तो कौन सा आएगा, 20th डे, उस पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे अपन, टोटल डेज जो भी क्वेश्चंस में गिवन होंगे उसमें अपन उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब देखो अपन इसको समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो अपन सब जानते हैं, अपन ने ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा था कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां पर जाकर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और ये कब रिलीज होता है, अपने मतलब प्यूबर्टी के समय। ठीक है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH, इन्हें पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक के अंदर, इस वाले टॉपिक में जहां पर भी पिट्यूटरी हार्मोन क्वेश्चन में आए या बुक में लिखा हो तो यही पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में वो फोकस कर रहे हैं, FSH और LH। अब ये दोनों हार्मोन जो कि गोनेट्स पे जाकर काम करेंगे,
FSH और LH क्या करेंगे, ओवेरियन साइकिल चलाएंगे जिसमें फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगा, जिसे अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर उसमें से ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद कॉर्पस लूटियम बनता है, लास्ट में वो डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। ये सारे चेंजेज ओवेरी में होंगे, इनको कहेंगे ओवेरियन साइकिल या ओवेरियन चेंजेज, और ये पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से होता है। अब इन चेंजेज की वजह से, ये जो ओवेरी में चेंजेज होते हैं उसकी वजह से दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ओवेरी ने रिलीज किए तो इन्हें ओवेरियन हार्मोन कहेंगे, और इनकी वजह से यूट्रस पर भी कुछ इफेक्ट आएगा, और ये दोनों हार्मोन की वजह से यूट्रस में जो चेंजेज आते हैं उन्हें यूटेराइन साइकिल कहते हैं, और इसमें बेसिकली यूट्रस की वॉल की थिकनेस क्या होती है, चेंज होती है, और फीमेल अपने आप को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। यहां पर अपन लिख सकते हैं कि फीमेल जो है ऐसा करके थिकनेस में चेंज करके क्या करती है, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। क्या करती है, अपने आप को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। ठीक है, और अगर इन केस वो प्रेगनेंसी ना हो तो फिर वो जितनी प्रिपरेशन है वो सारी ड्रॉप कर देगी, और वो सारी प्रिपरेशन बोले तो वो थिकनेस में जो टिश्यू है, वो ब्लड वेसल्स और भी जो चीजें हैं वो सारे वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाएंगे, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। तो बात चलती है कि ये ओवेरी के अंदर और यूट्रस के अंदर जो चेंजेज होते हैं वो हर मंथ साइक्लिक पैटर्न में होते हैं। दीज चेंजेज अकर इन साइक्लिक मैनर इन ईच मंथ, और उसे ही अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब हर मंथ जो होगा, एक बार FSH LH का ऐसे सिक्रेशन होता होता बढ़ेगा, और उससे ओवेरी में कुछ सर्टेन चेंजेज आएंगे, फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज होगा, उनका भी लेवल ऊपर नीचे होगा, उससे यूट्रस में कुछ चेंजेज होंगे, और ऐसा अगर प्रेगनेंसी ना हो तो हर मंथ चलता रहेगा, और उन्हीं को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन को 4 हार्मोन के ऊपर फोकस करना है, FSH LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और 2 तरह के इवेंट पे फोकस करना, ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं और यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, अगर एग्जाम में आपको पूछे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करो, वैसे तो आप ये छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप याद कर सको तो ये डेफिनेशन लिखो जिसमें अपन ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव साइकिल जो मंथ वाइज चलता है, अकर इन फीमेल प्राइमेट्स, जो कि किस में होता है, सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व चेंजेज इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेज होते हैं, और वो भी कौन कौन से, ओवेरियन चेंजेज और यूटेराइन चेंजेज। और ये कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन है, FSH एंड LH। ओवेरियन हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। और इस तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्टेप वाइज। तो देखो, अपन अभी जब समझ रहे हैं तो अपन 28 डेज का साइकिल समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक साइकिल बनाया है जो 28 डेज का है। इसमें फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक जो फेज होती है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और इसमें ब्लीडिंग होती है। इसमें जो प्रिपरेशन प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल में की गई थी और प्रेगनेंसी ना होने की वजह से वो सारी ड्रॉप की जाएगी, अभी से अपन डिटेल में देखेंगे, और वो सारी चीजें जो होगी वेजाइना से होते हुए ब्लीडिंग के साथ में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट फेज होती है। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसे फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 डेज का, वैसे ये 3 to 5 डेज तक का हो सकता है, ये फर्स्ट 5 डेज का जो फेज होता है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। फिर 6th डेज से लेकर ओव्यूलेशन जब तक होता है, जो कि 28 डेज के साइकिल के हिसाब से 14th डे पे होगा, 14th डे पे होगा सॉरी, तो वहां तक का जो फेज होगा उसे फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। इसमें ओवेरी में चेंजेज होंगे, और क्या होगा कि फॉलिक्यूल्स जो होगी उसमें डेवलपमेंट होने लगेगा, और प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगी, कन्वर्ट होगी,
और साथ ही साथ में एक हार्मोन रिलीज होने लगेगा ओवेरी से, एस्ट्रोजन। और जितने भी चेंजेज होंगे यूट्रस में वो सारे किसकी वजह से होंगे? एस्ट्रोजन की वजह से होंगे। यही वजह है कि सेकंड फेज को अपन एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहेंगे। और यहां पर यूट्रस में जो सेल है वो मल्टीप्लाई करेगी, इसे इसलिए इसको प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं। और ये ओव्यूलेशन के पहले होती है, इसलिए इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके अपन इसे समझेंगे। फिर 40th डे जब आएगा तो उस समय LH और FSH की एकदम पीक आ जाएगी और उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स हो जाएगी और उससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, इसे ओव्यूलेशन कहेंगे। और ओव्यूलेशन के बाद में ओवेरी के अंदर कॉर्पस लूटियम बनता है और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। अब जो भी चेंजेज होंगे वो उसकी वजह से होंगे, इसलिए इसे लूटियल फेज या प्रोजेस्टेरॉनिक फेज या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या सिकेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज, इस वाली फेज का जो ड्यूरेशन होगा वो हमेशा फिक्स होगा। कितने दिन की होगी? ये 14 डेज की होगी। यही वजह है कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पूछा जाए किसी भी गिवन टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कितने दिन पर होता है, तो पूरे साइकिल में से 14 डे घटा दो, फिर जो आएगा वो ओव्यूलेशन की डे होगी। ठीक है, तो अपन को ये सब अच्छे से अपन को क्या करना है, समझना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला है अपना मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। अब इसमें हार्मोन का लेवल देखते हैं। ऑब्वियसली थिंग है कि मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज जब आती है तो उस समय लेवल ऑफ FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सब लो ही होता है। और यही वजह है कि जो प्रीवियस जो साइकिल की वजह से यूट्रस की थिकनेस बढ़ गई थी, अब उसे सस्टेन करने वाले कोई हार्मोन नहीं है, तो वो सारे क्या होने लगेंगे? टूटने लगेंगे और ब्रेकडाउन की वजह से ब्लड, टिश्यू और भी जो चीजें हैं वो वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगेगी। ओवेरी के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होते इस वाले स्टेप में, बस कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजनरेट हो चुका होगा, उससे कॉर्पस एल्बिकेंस भी बन चुका होगा, तो वो सब डीजनरेशन वगैरह खत्म हो चुका है। यूटेराइन चेंजेस, यूटेरस में देखो तो क्या होता है कि लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेकडाउन होने लगता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। एक्चुअल में यूट्रस में एक प्रोस्टाग्लैंडिन करके सब्सटेंस बनने लगता है जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल कम होता है, और उसकी वजह से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और उसमें सेडिंग होने लग जाती है। ठीक है, वॉल जो है वो टूटने लग जाती है। which form a liquid or that come out through the vagina. This is known as menstrual flow. उसे menstrual flow कहते हैं। menstrual blood कहना सही नहीं है क्योंकि उसमें blood के अलावा और भी चीजें होती है। ठीक है, और ये कब तक चलता है? 3 to 5 डेज तक चलता है। ये अपना पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी उसे फर्स्ट डे माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर मेंस्ट्रुअल फेज के जस्ट बाद में कौन सा होता है? प्री ओव्यूलेटरी फेज या फॉलिक्यूलर फेज या एस्ट्रोजेनिक फेज या प्रोलीफेरेटिव फेज। अब ये जो फेज है ये 16th डे से 30th डे तक चलेगी, 13th डे तक चलेगी, लेकिन कब? जब 28 डे का क्या हो? अपना साइकिल हो। तो अपन क्या याद रखेंगे कि जो 5th डे से लेकर जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक का जो ड्यूरेशन होगा वो प्री ओव्यूलेटरी फेज है। अब इसमें हार्मोन लेवल देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH रिलीज करेगा और लेवल ऑफ FSH और LH इंक्रीज होंगे। और ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि FSH और LH जो इंक्रीज हो रहे हैं वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि इन हार्मोन का लेवल कम हो गया। ठीक है, ड्यू टू विच एस्ट्रोजन बिगन टू राइज। अब इससे एस्ट्रोजन बनने लगता है। एस्ट्रोजन क्यों बन रहा है उसको अभी अपन से समझते हैं। ओवेरी के अंदर क्या होगा? FSH और LH की वजह से जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप होने लगेगी। स्टार्ट में बहुत सारी फॉलिकल, करीब 6 to 12 फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है एक साथ डेवलप होती है, पर धीरे धीरे एक ही फॉलिकल बाद में ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो पाती है। तो उसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी और इस दौरान थीका बनता है। अपन ने देखा था फॉलिकल में, और थीका जो होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और इसी वजह से यहां पर जो मेन हार्मोन जो इंक्रीज होगा वो कौन सा होगा? एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा। दिस स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल्स। अब इस एस्ट्रोजन की वजह से यूट्रस में कुछ चेंजेस आते हैं। पहला क्या होगा? एंडोमेट्रियम जो
मतलब थोड़ी टूट फूट गई थी मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर, उसको रिपेयर किया जाएगा, उसे रीजनरेट किया जाएगा। उसमें प्रोलिफिलेशन होता है, मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन होती है, और उसके अंदर कुछ चीजों का डिपोजिशन होने लगता है, ग्लाइकोजन, लिपिड वगैरह, जिससे क्या होती है, थिकनेस इंक्रीज होने लगती है। उसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर जो यूटेराइन ग्लैंड सेल्स होती है वो उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। वो अभी कुछ करने नहीं लग रही, सिर्फ उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, और इन सब से जो होती है यूट्रस की वॉल जो होती है वो और थिक हो जाती है, ठीक है। ये सेकंड फेज में होता है। इसके बाद देखो सेकंड फेज में अपन ने देखा था कि एफएसएच और एलएच का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, एक सर्टेन डे पर ओव्यूलेशन के दिन ये अपनी पीक एक्वायर कर लेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन हो रहा था वो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को और बढ़ा देता है, ठीक है। एक बार स्टार्ट में तो सिक्रेट किसकी वजह से होने लगता है, जीएनआरएच की वजह से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। लेकिन बाद में वो बढ़ता बढ़ता एकदम पीक क्यों आ जाती है, वो एस्ट्रोजन की वजह से आ जाती है। तो एस्ट्रोजन सिक्रेशन ऑफ प्रीवियस फेज स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रेट मोर एलएच एंड आरएच, और उसकी वजह से पीक वैल्यू आती है एलएच की और एफएसएच की, और ये पीक वैल्यू कहलाती है एलएच सर्ज। और इस एलएच सर्ज की वजह से ओवेरी के अंदर चेंजेज होता है, और क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, और वो सेकेंडरी oocyte को क्या करती है, रिलीज कर देती है, जो फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद यूटेराइन में क्या चेंजेज होंगे, जो अपने थिकनेस जो थी वो जो बढ़ रही थी वो अभी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। द यूटेराइन वॉल बिकम मोर थिक, क्योंकि अभी भी एस्ट्रोजन का इफेक्ट है और वो अभी भी और बढ़ती जा रही है। उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज को कहेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और इस फेज में देखो यहां जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, उससे सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में चली जाएगी, तो वो जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है वो आपस में मिलकर क्या बनाता है, कॉर्पस लूटियम। तो उसके इफेक्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे लूटियल फेज कहते हैं। और कॉर्पस लूटियम प्राइमरी प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करता है, वो एस्ट्रोजन भी करता है, लेकिन मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, और यही वजह इसे प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। और ये कितने दिन की होती है, 14 डेज की होगी। हार्मोन क्या होगा, पीक आएगी इसमें प्रोजेस्ट्रॉन की, मतलब कॉर्पस लूटियम बनेगा, धीरे धीरे वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता जाएगा, फिर प्रोजेस्ट्रॉन की एक पीक भी आएगी, देन डिक्रीज। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर वो डिक्रीज भी होने लगेगा। यहां पर एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे बढ़ेगा और एस्ट्रोजन की सेकंड पीक भी आएगी। अभी अपन इसको ग्राफ से भी समझेंगे। देन डिक्रीज, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच, और एफएसएच और एलएच जो है उसका लेवल जो होगा वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ओवेरी में क्या चेंजेज आते हैं, जो कॉर्पस लूटियम है वो रप्चर होगी, और रप्चर होने के बाद वो क्या सिक्रेट करने लगती है, प्रोजेस्ट्रॉन जो है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगी और वो कॉर्पस लूटियम बनाएगी, और ये कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रेट करने लगती है, प्रोजेस्ट्रॉन, और कंपैरेटिवली लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन के कंपेयर में कम रिलीज करेगी। और कंबाइन लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो है इनहिबिट करता है जीएनआरएच को, एफएसएच को, एलएच को, और इसी वजह से इनका लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ये होना जरूरी है, क्यों होना जरूरी है, अगर एफएसएच और एलएच ज्यादा रहेंगे तो और एक फॉलिकल डेवलप हो सकती है और ओव्यूलेशन हो जाएगा, सब गड़बड़ हो सकता है। पॉसिबल है कि फीमेल इस समय प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का लेवल जब दोनों बढ़ता है तो उस समय एक बार इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यूट्रस में क्या क्या चेंजेज होते हैं इसको अभी अपन अलग से डिटेल में समझते हैं। पहले आप इसको अच्छे से पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और चीज, यूट्रस में देखो ऊपर से बता देता हूं, यूट्रस जो है उसमें पहले तो थिकनेस बढ़ेगी क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा और उससे कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, कोई हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो थिकनेस वापस धीरे धीरे गिरने लगेगी, और वापस क्या होगा, वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट अभी अपन लिखते हैं। और ये करने से पहले, इसके यूटेराइन चेंजेज को देखने से पहले अपन बुक में एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को अच्छे से समझते हैं, फिर उस चीजों को अपन इसके यूटेराइन चेंजेज को लिखते हैं और कुछ और पॉइंट भी देखते हैं और फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। एक देखो अपनी बुक में ये एक डायग्राम दे रखा है
और इस डायग्राम में ऊपर की तरफ ये बता रखा है कि कैसे पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल चेंज होता है, फिर उस पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल से एक ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जिन्हें ओवेरियन इवेंट्स कहते हैं, और फिर इसकी वजह से जो है ओवेरी जो हार्मोन रिलीज करती है उसके लेवल में कैसे चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग पर कैसे फर्क पड़ता है। एक और चीज जो बुक में ये जो यूट्रस की लाइनिंग दे रखी है ये कौन सी है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है। देखो यूट्रस जो होता है उसमें सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, फिर कौन सी होती है अपने मायोमेट्रियम, उसके बाद क्या होती है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में भी दो लेयर होती है, स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। जितने भी चेंजेज आते हैं वो सारे किस में आते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में आते हैं। इसे अभी मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर देखो FSH का और LH का लेवल क्या है, कम है, और इस समय कोई फॉलिकल भी डेवलप नहीं है, और इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम है, और इसकी वजह से जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो टूट रही है, और जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसमें जो ब्लड निकलता है ये इजीली क्लॉट नहीं करता, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट्स होते हैं और फाइब्रिनोलाइसिन करके एक एंजाइम होता है, वो होता है जिसकी वजह से ये आसानी से क्लॉट नहीं करता। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी उससे अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल मानेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद जो ये लो लेवल जो है इनका एस्ट्रोजन वगैरह का, इसकी वजह से धीरे धीरे FSH और LH जो होते हैं इनका सिक्रेशन बढ़ने लगता है, और नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है जिसे फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलीफेरेटिव फेज कहते हैं। और इस फेज में क्या होगा कि जैसे ही ये फेज स्टार्ट होती है तो इस समय देखो FSH और LH का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जो है फॉलिकल्स डेवलप होने लगेगी, और प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होने लगेगी, ग्राफियन फॉलिकल में, और डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है वो क्या सिक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगी, जिसकी वजह से देखो प्रोजेस्टेरोन के लेवल में कोई फर्क नहीं आ रहा, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और इस एस्ट्रोजन के लेवल की वजह से ही सारे चेंजेज होंगे, इसलिए फॉलिक्यूलर फेज जो सेकंड फेज होती है उससे एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। अभी अपन ने देखा था ये सब, और इसकी वजह से देखो वॉल की थिकनेस जो है धीरे धीरे क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। उसके बाद ये जो एस्ट्रोजन है इसके लेवल बढ़ने की वजह से FSH और LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसे LH और FSH सर्ज कहते हैं, और ये किसकी वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से। और इस सर्ज की वजह से क्या होगा, जो ये अपने ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो रप्चर हो जाएगी, और उससे क्या होगा, सेकेंडरी उस साइड बाहर आ जाएगा, मतलब ओव्यूलेशन हो जाएगा। इस समय भी वॉल की थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, और LH और FSH की वजह से एस्ट्रोजन भी अपनी पीक एक्वायर कर लेता है। इसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो एस्ट्रोजन का लेवल एक बार धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में कॉर्पस लूटियम बनता है, किस फेज में, लास्ट फेज में, जिसे क्या कहते हैं, लूटियल फेज। और इस कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करता है और एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। इससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो बढ़ने लगता है, और फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो लास्ट में कम होगा, लेकिन एक बार क्या होगा, बढ़ने लगेगा और अपनी पीक एक्वायर करेगा। तो ये पीक किसकी वजह से आई, कॉर्पस लूटियम की वजह से। और कॉर्पस लूटियम जो है कुछ अमाउंट पे एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, यही वजह है कि एस्ट्रोजन की भी सेकंड पीक आती है। फर्स्ट पीक किसकी वजह से आई थी, मैच्योर फॉलिकल की वजह से, उसकी जो लाइनिंग है वो सिक्रेट करती थी एस्ट्रोजन, और सेकंड पीक किसकी वजह आई, कॉर्पस लूटियम की वजह से। और इन दोनों हार्मोन की वजह से देखो थिकनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इन दोनों हार्मोन की जो कंबाइन पीक है इसकी वजह से अब क्या होगा, FSH और LH जो है उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा, और इसका सिक्रेशन कम होने की वजह से जो है और कोई फॉलिकल, अभी जब तक ये सिक्रेशन कम है और कोई फॉलिकल डेवलप नहीं होगी, और अब फीमेल जो है इम्प्लांटेशन के लिए रेडी। लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं होती, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो धीरे धीरे LH क्योंकि कम हो चुका है तो कॉर्पस लूटियम ज़्यादा दिन तो बना नहीं रहेगा, तो वो खुद डीजनरेट होगा और कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से इन दोनों हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। और जैसे ही चारों हार्मोन का लेवल कम होगा वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़,
देखो, जब नेग्लिजिबल लेवल होता है किसका, सेक्स हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक सब्सटेंस सिक्रेट होता है और ये वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से वॉल क्या होने लगती है, ब्रेक होने लगती है। तो देखो ये डायग्राम में आप अच्छे से बनाए, इस डायग्राम को अच्छे से समझे, कब किसकी पीक इंक्रीज हुई है, किसकी डिक्रीज हुई है, कौन सा लेवल इंक्रीज हो रहा है क्या। एक देखो, हर हार्मोन की सिर्फ एक पीक आ रही है, इसकी भी एक पीक, इसकी भी एक पीक, प्रोजेस्टेरोन की भी एक पीक, लेकिन एस्ट्रोजन की कितनी पीक आती है, 2 पीक आती है। हालांकि ये मेन पीक होती है, ये कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी 2 पीक आती है। ठीक है, याद रखिएगा आप ये। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो अपना रिमेनिंग था कि ल्यूटियल फेज जो होगी उसमें जो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होंगे उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा थिकनेस को और उसे मेंटेन भी रखेगा। इंक्रीज एंड मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनेस और उसको इंक्रीज करके रखेगा। ठीक है। दूसरा, स्टिमुलेट यूटेराइन ग्लैंड। देखो यूटेराइन ग्लैंड के नंबर बढ़ने का काम होता है एस्ट्रोजन का, लेकिन उससे सिक्रेशन करवाने का काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का, और वो एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बना देता है। यही वजह है इस फेज को सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, और उसका जो सिक्रेशन होता है उसे यूटेराइन मिल्क कहते हैं। ठीक है। और ये यूटेराइन मिल्क अगर यहां इंप्लांटेशन होता है तो स्टार्टिंग केस में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी देता है, और ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा ग्लाइकोजन और लिपिड का, जिससे और थिकनेस क्या होगी, वॉल की बढ़ने लगेगी, और प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इंप्लांटेशन। और इस तरीके से एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंप्लांटेशन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल कब होती है, जब प्रोजेस्टेरोन की पीक आती है, जो कि करीब 22 से 24 डे के आसपास होती है। तो उस समय जब प्रोजेस्टेरोन की पीक होगी उस समय मैक्सिमम थिकनेस होगी। थिक एंडोमेट्रियम जो होती है वो जरूरी होती है किसके लिए, इंप्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर प्रेगनेंसी इवेंट। मतलब अगर यहां इंप्लांटेशन होना है तो फिर ये थिक एंडोमेट्रियम जरूरी है, इसलिए इतनी थिक एंडोमेट्रियम हो जाती है। एक एंडोमेट्रियम के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूं। देखो, अपन ने यूट्रस की वॉल देखी थी, उसमें सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम होती है। लेकिन अपन कहते हैं कि यूट्रस की वॉल में चेंजेस होते हैं वो सिर्फ एंडोमेट्रियम में होते हैं। और एंडोमेट्रियम में भी देखा जाए तो 2 लेयर होती है, एक होती है स्ट्रेटम बेसिलस और एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो जो भी चेंजेज है वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में हो रहा है, जो भी चाहे थिकनेस इंक्रीज हो रही है, चाहे ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में हो रहा है। तो अगर आपको कभी कोई एग्जाम में पूछ ले कि किस लेयर में होता है तो एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में भी ऑप्शन दे रखा है तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब पहले एस्ट्रोजन आता है तो उस समय क्या होता है कि जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है इसमें एंडोमेट्रियल सेल के नंबर बढ़ते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड के नंबर बढ़ते हैं, या ये जो वेसल्स, ये आर्ट्रियोल शो की हुई है, ये आर्ट्रियोल देखो कॉइल फॉर्म में बहुत सारा ब्लड रखती है, ये सब होने लगता है। फिर जब प्रोजेस्टेरोन आएगा तो यहां पर और ग्लाइकोजन और लिपिड स्टोर होगी, एंडोमेट्रियल सेल की जो है नंबर नहीं बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगी, एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है इनके भी नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये सिक्रेटरी हो जाएगी, और इन सब से ये बहुत थिक सी हो जाती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। और यहीं पर क्या होगा, इंप्लांटेशन होगा। और इन केस इंप्लांटेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो यही लेयर सेड ऑफ होगी, टूटने लगेगी। अब ये टूटेगी क्यों उसको भी समझ लो। देखो मैंने अभी ग्राफ में भी समझाया था, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने लगता है तो यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक सब्सटेंस बनता है, वो इन वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, और इसकी वजह से ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस स्ट्रेटम बेसिलस से अलग होने लगती है, टूटने लगती है, जो ब्लड और ये टिश्यू वगैरह ये सब नीचे गिरने लगते हैं और वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगेंगे। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में होते हैं, ये याद रखना। आगे देखते, देखो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अगर यहां पर इंप्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो और अब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट नहीं होंगे, मतलब आगे वापस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी, जो भी है मंथली साइकिल है वो पूरा स्टॉप हो जाएगा। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसका मतलब है कि अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहे तो प्राइमरी रीजन ये हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अब क्या, देखो ये सब अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों चलाया कि वो पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तब क्या,
तो देखो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है, और कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। एफएसएच एलएच तो पहले से ही कम हो चुके हैं, और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी। अभी मैंने समझाया था प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह बनते हैं, और इसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होगा टूट के, जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी अपन कहेंगे कि नया साइकिल स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट डे माना जाएगा। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन। साइकिल कहां से स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है, एंड ऑल इवेंट्स टिल द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन तक के जो भी इवेंट्स है वो सारे क्या कहलाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं फेट ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो देखो फेट ऑफ कॉर्पस लूटियम का क्या है कि कॉर्पस लूटियम का क्या होगा, वो बना रहेगा, डीजनरेट होगा, क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन पे। अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम करीब 9-10 दिन बाद डीजनरेट होने लगेगा, क्योंकि उससे सस्टेन करने वाला हार्मोन जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल तो कम होता जा रहा है। तो कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होकर एक नॉन फंक्शनल व्हाइट स्ट्रक्चर बनाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होंगे, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होंगे तो यूट्रस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो डिग्रेड होने लगेगी, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय कॉर्पस लूटियम सस्टेन रहेगा, स्टेबल रहेगा थ्रू आउट 9 मंथ। अब प्रॉब्लम यह है कि इसे सस्टेन कौन करेगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का तो लेवल कम हो गया था और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर कौन करेगा, तो एक और हार्मोन करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है वो कॉर्पस लूटियम को क्या करता है, स्टेबल बनाता है और उसकी ग्रोथ को बनाए रखता है, और जिससे कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहता है, और जिससे स्टेबल प्रेगनेंसी रहती है, सस्टेन रहती है प्रेगनेंसी, क्योंकि वॉल की थिकनेस वैसी की वैसी ही रहेगी। अब ये HCG जो है वो जनरली सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रेट होता है, और इसी हार्मोन की यूरिन में प्रेजेंस की वजह से अपन जो वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो इसी हार्मोन की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉर्पस लूटियम है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये डीजनरेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बना रहेगा। तो ये अपना था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।